गलत बात है, यहाँ तो 5 बजे भी नहीं, यहाँ तो 8 बजे क्लास। है कोई बात नहीं, जरूरी है, आराम भी करना जरूरी है। देखो हमारा काम तो आगाह करने का है, कि बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले जागते रहो। देखो भाई बच्चों, कहानी कुछ ये है, ताकि तुम बाद में ना कहो हमें पहले नहीं बताया था। टू 30 PM 10 मिनट ये इसलिए क्योंकि 10-20 मिनट तुम कंप्यूटर वाला भी पेपर दोगे, तो 10 मिनट इसमें कम कर दिए हमने, जो 200 सवाल है। टाइम तो वही है ना, उसी में करने हैं ना, तो हमने इसका ये 10 ही मिनट कम की। ये 21 तारीख से ये है हमारा यहाँ फुल लेंथ पेपर। ठीक है जी। अब रही बात जो 2-4 टॉपिक है, ये हम तब तक निपटा चुके होंगे। अगर थोड़ा बहुत तब भी बचता है तो प्रातःकाल 5:30 से वही 7 बजे तक का शेड्यूल। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये है, इस समय तो आप हल करोगे, आप सॉल्व करोगे। इसके बाद में 7:30 या 8 बजे, 7:30 या 8 PM पर, जितने भी बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, यहाँ हम लोग करेंगे पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त। अब बात करें कि इसमें सर टेक्निकल आएगा क्या, जी नहीं, फुल लेंथ का मतलब है इसमें पूरे 200 सवाल देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के 10-15 तो मैं अलग करवाऊंगा, कंप्यूटर के पूरे अलग नहीं, फुल लेंथ में तो पूरा सिलेबस है दोस्त, वही आपका हिंदी इंग्लिश वही जीएस जो आना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है इसमें। फिर वही यार फुल लेंथ में यार बताओ क्या गणित, बताओ रीजनिंग थोड़ा ये बालू जी, फुल लेंथ में तो सब आता है ना, तो फुल लेंथ के सिलेबस में तो सब है। फुल लेंथ का मतलब है पूरे 200 सवाल, 200 क्वेश्चन। अब यहाँ ये देखना है कि आप कितना स्मार्टली काम करोगे, या वही पुराना घिसा पिटाई तरीका अपनाओगे, या थोड़ा सा स्मार्टली लेकर चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है और मुझे नहीं आ रही इंग्लिश, तो ठीक है, 15 में से 2-3 तो करोगे ही, एजामार वाले। बाकी ये देखो जहां स्कोर किया जा सकता है उसे देखना है कि कहाँ किस हिसाब से आप लोग स्कोर कर सकते हो 200 में से। इसका पूरा सॉल्यूशन हमारा 7:30 या 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक प्रतिदिन रहेगा जी। क्लासरूम से रहेंगे। और कुछ ये भी बताऊं कि खाना खा के आना, चाय पी के नहीं आनी, और फिर नहा के नहीं आना, सर्दी लग जाएगी, चादर लेके आना, टोपी पहन के, ये भी बताऊं साथ में। मतलब बच्चों वाली बातें यार, अब तुम बड़े हो गए, और बड़े भी क्या ठीक ठाक बड़े हो गए। क्यों भाई जी, ठीक ठाक बड़े हो गए अब यहाँ अगर तुम लोगों को बता रहा हूँ तो क्लास ही रूम से है ना, नहीं तो हम वैसे बता देते, मैसेज कर देते बच्चों को। तो ये आप लोगों का 21 तारीख से शेड्यूल है, जो रूटीन है।
जिन्हें आराम करना वो भी से आराम शुरू करें, और जिन्हें नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है, वो भी से पढ़ाई शुरू करें। ये मानकर चले कि आपका जो पेपर है वो 21 तारीख को आपका मेन यूपीपीसीएल का एग्जाम है, और आपका एडमिट कार्ड आज आया है। ठीक है जी, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आज आया है 5 या 6 दिन पहले, और 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। तो ये मानकर चले उस हिसाब से 5-6 दिन बहुत जम के पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, क्या हुआ पटेल जी, थकान लग रही है? तो ये है जी, बाकी इसमें कोई संशय और कोई दिक्कत है तो भाई अपना खुद का एडजस्टमेंट कीजिए। हमारी तरफ से तो पेपर कराने की और उसे हल कराने की जिम्मेदारी है। रटने का बिल्कुल प्रयास ना करें, जैसे बेसिक से पढ़ना शुरू करें, मशीन्स को पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स को बेटा पढ़े। अगर एक दो चीजें नहीं भी है तो उसके सवालों को चक्कर में मत पड़ो। ये देखना है कि आप में से 200 में से कितने सही निकाल सकते हो। और पेपर को अटेम्प्ट करने का, देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारी बात को, कही गई बात को मात्र 10% लोग ही मानते हैं, 90% हमें पागल समझते हैं। कोई बात नहीं, समझने दो, दुनिया ऐसी ही है दोस्त। तो हमें मतलब उन 10% से ही है। कल मैंने थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे करके स्क्रीन पे एक रबड़ लगा रखी मैंने, और तेजस ने जो फोन तोड़ दिया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से ऑन किया थे। तो कल बच्चा कह रहा कि सर ये दिक्कत होगी कि मैं बाद के 20 सवाल देख ही नहीं पाया। तो हम बोले भैया आपका इलाज सही हुआ, आपका इलाज तो सही हुआ। उसके बाद मैंने से कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे दुख इसी बात का है कि मैं 2 साल से चिल्ला चिल्ला के यही बात कह रहा हूं, और मैं ये बोलता हूं कि एक दो बार आजमा के देखो, है कि ना भाई बालमोहन जी, एक बार आजमा के देखो। अब तक तुम अपनी जिद में और अपनी कलाकारी में फेल होते आए, तो एक बार उसे आजमा के देखो। नहीं देखने का मतलब है कि आपने अपने आप को जानबूझ के फेल होने की तरफ धकेल दिया। जिस सवाल में उसे 2 मिनट देना था, हो सकता है उतने टाइम में हम 4 सवाल लगा लेते आगे के। ये भी तो हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं। तो सवाल को, इन एग्जाम को या बेटा पेपर को भी आपसे मेरा निवेदन है पर्सनली कि प्लीज अटेम्प्ट करें राउंड के हिसाब से, क्योंकि आपको कल के दिन ये पछतावा नहीं होगा कि यार ये तो सिर्फ यही पूछ रखा था कि रजिस्टिविटी की इकाई क्या है, यार इसे तो मैं सही मार के आता, मैंने देखा क्यों नहीं। यानी कि इसे बोलते हैं, अब जैसे ना बच्चा बहुत सारी जगह से इन्फ्लुएंस है अलग अलग से। हमने ये बताया, हमारे जस्ट बाद में कोई और ये कहेगा कि एक काम करो पहले इंग्लिश का सवाल करो, है जी। फिर दूसरा होगा वो कहेगा पहले टेक्निकल करो, फिर तीसरा कहीं और। तो बच्चा बेचारा फंस गया क्योंकि इसने 4-5 जगह से इनपुट लिया है, तो पेपर में ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि तुझे एक्चुअली करना क्या है। एक समय पे जब आपके दिमाग में मल्टीपल वर्क चल रहे हो, उस समय आपका कोई कार्य सही नहीं होता। ये आजमा के देख लो। अरे दोस्त, यहां तक कहा जाता है कि पानी पीते हुए यदि कोई डीपली चीज सोच रहे हो तो धक्का लग जाता है, खांसी हो जाती है। तो माइंड डिस्ट्रैक्शन आप प्रतिदिन अपनी लाइफ में देखते हो, प्रतिदिन अपनी लाइफ में देखते हो चीज। जबरदस्ती के इनपुट लेने से बढ़िया इसे एक बार आजमा के देखो। डॉक्टर भी बोलता है ना पहले 2-4 दिन दवाई खाओ, फायदा नहीं करेगी तब देखेंगे, लेकिन आजमा के देखो। तो इन पेपर को बेटा आपको प्रॉपर राउंड के हिसाब से हल करना है, क्योंकि हमें ये बाद में नहीं सुनना, या बाद में नहीं देखना, या बाद में नहीं महसूस करना कि यार बाद में 190 से लेकर 200 तक तो मैं सारे ही सही कर लेता, मैं गया क्यों नहीं यहां तक। मान लिया आप 2 सवाल पे ज्यादा लगा लेते तो 2 सवाल का मतलब 2 नंबर दोस्त।
तो 2 नंबर की वैल्यू आपको लग रहा है 2 सवाल उन लोगों से 2 नंबर की वैल्यू पूछो जो 0.25 से बाहर है, उन लोगों से वैल्यू पूछो। 0.25 जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। खैर बिगाड़ेंगे तो इसलिए नहीं, इस बार नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम कर लेगा बच्चा, लेकिन 1 साल डिले तो होगा ना, प्रेशर तो बढ़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए 1-2 नंबर की वैल्यू को कम मत आंको। और ये जितने भी मॉक टेस्ट है प्रॉपर अपना, कोई जल्दबाजी नहीं, इसीलिए तुम्हें लगभग 3 घंटे का समय दे रहा हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक पहले देख के आओ कि भाई पहली बार में, मैं गारंटी दे रहा हूं पहली बार में जिसने ठीक ठाक पढ़ रखा होगा ना, 200 में से 100 नंबर, 100 नहीं तो 90 डेफिनेटली करके आ जाएगा। इतने बीच बीच में आसान सवाल है, मुश्किल आ रहे ना, आने दो, अरे ठीक है भाई नहीं है तो अगर कोई 80-90 नंबर पहले राउंड में निकाल दे, पेपर किसी भी लेवल का हो, दूसरे में मैं ये मानकर चलता हूं कि दूसरे में 20-30 तो करेगा ही, तीसरे में 2-4 तो करेगा ही, तो वही अपना एक सेफ स्कोर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था तो उसका मैं उस समय बात कर रहा था और मैंने एक इंटरव्यू शेयर भी किया था। तो मैंने कहा यार ये बता पेपर देने के बाद मतलब तुझे क्या ये कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा? कि नहीं सर बिल्कुल भी नहीं था, पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था। वो लास्ट टाइम का जेई वाला बच्चा था कि सर पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसे मैं सीधे सीधे कर पाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े कम थे सिलेबस के, लेकिन सीधे सीधे नहीं थे। तो मैंने कहा तूने कैसे अटेम्प्ट किया? कि सर जो मैं अपनी थ्योरी पढ़ के गया था, मैंने फिर ये सोचा कि देख यार अगर मैंने बढ़िया तैयारी कर रखी है और मैंने सारे सब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ रखा, जैसे मशीन, पावर, पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, लैबव्यू, तो देख यार ये तो जरूर है कि ये पेपर सबको ही बहुत मुश्किल लग रहा होगा। मैं बोला भाई पहले फिर कैसे किया, अपने आप को संभाला कैसे? कि सर मैंने ये सोचा कि अब सिलेक्शन कहां से निकलेगा, वो निकलेगा कि इनमें से कौन अपने दिमाग को लगा के सही सवाल करता है, क्योंकि डायरेक्ट किताब से कोई सवाल नहीं था। बहुत अच्छा कर दिया, नमस्ते अंकल जी कैसे हो आप? मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया। इसके बाद कि सर जो मैं अपनी थ्योरी पढ़ के गया था, मैंने सीधे अपनी थ्योरी को अपने दिमाग में, जैसे एक सवाल आया तो मैंने सोचा, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को याद किया और थ्योरी को याद कर करके मैंने अपने सवाल को लगा लिया। और एग्जाम हॉल के बाहर निकल के मुझे ये था कि यार चलो ठीक है इसमें तो होगा नहीं, अपना फिर देख लेंगे अपना तैयारी को और थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख के करेंगे। और उसका मेरिट में नाम था, फाइनली ज्वाइनिंग भी हो गई, पोस्टिंग भी मिल गई, लगभग 1 साल नौकरी करते हुए भी हो गया। तो बात वो नहीं है दोस्त की पेपर कितना मुश्किल कितना टफ, बात वो है, मैं रियली में बता दूं, आप लोगों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप 3 घंटे प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। एक से एक धुरंधर पढ़ के भी गया और एक से एक बुद्धू भी गया, अब नौकरी। दोस्त बहुत सारे बच्चे हैं ना कि सर हमने बहुत मेहनत की है, दोस्त आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी मेहनत, अगर 3 घंटे प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ये कड़वा सच है। सिर्फ 3 घंटे का खेल है प्रेशर को हैंडल करने का। अगर सबने बढ़िया मेहनत कर रखी है, मतलब ठीक ठाक एवरेजन पढ़ रखा है, तो 3 घंटे आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करेंगे ये मैटर करेगा रिजल्ट में, और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ना तो डरना है ना मेरिट के बारे में सोचना। तो मैं ये कि अगर मैं बता रहा हूं आपका आत्मविश्वास तब बढ़ेगा कि ये कितने जी? जी 110-11 हो पाए मेरे से। नंबर कितने जी? मेरे तो पूरे आए, रियली मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह का कोई बच्चा निकालता है तो मेरे से लिखा लो 100% सिलेक्शन है। और यदि कोई बच्चा इस तरह का निकलता है, नंबर कितने जी? 120, किए कितने जी? 200 ही किए थे, वो कोई गारंटी ना लेकर चले। क्यों? इसने तुक्के मारे हैं तो कुछ 2-4 सही भी लगे होंगे। अब 60-80 सवाल गलत, मतलब जितने भी कटे 20-30 तो कुछ तो नंबर कटा ही, तो ये आदत उसकी वहां भी रहेगी, वो तुक्के मारने वाली आदत वहां भी है। अब यहां तो चलो 200 का मामला था, 120 बन गए, कई बार ऐसा भी तो होगा 110 बन रहे होंगे, उनमें से 20-30 और कम करेगा, तो आ गया कि नहीं 110 वाले से कम ही।
तुक्का मारने वाला कभी कभी नहीं चलेगा यहाँ। एक्यूरेसी रखिए। अगर आपको ही लग रहा है कि सर मेरे 102 नंबर आए, देखो इस पहले वाले मॉक टेस्ट में, अब मैं पूछूंगा किए कितने थे, 104 हुए थे बेटा। 100% एक्यूरेसी सॉलिड है। बस थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। इसे 102-3 से सीधा 110 लेकर जाना है, बेस्ट है। अगर यहाँ 20-30 पेपर में यहाँ पर अपना प्रेशर को हैंडल करना सीख गए, तो जब आप एक्सटर्नल पेपर देने के लिए जाओगे तो वहां बड़े हंसते हंसते मौज मस्ती में अटेम्प्ट कर लोगे पेपर को, वहां कोई लोड नहीं आएगा। तो इसलिए पेपर को एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें। अगर कोई बच्चा ये है कि सर मैं तो, मेरे ज्यादा ही नहीं आ रहे, मैं तो अभी 90 पे ही, लेकिन तुक्के मत मारो। 90 तो परफेक्ट कर लिए ना, अब यहां से पॉजिटिवली आगे बढ़ो। और जब तुमने तुक्के इतने मार रखे तो तुम अपने आप का सही आकलन नहीं कर रहे। तुम्हें यही नहीं पता यार, तुक्कों में से 2-4 तुक्के भी सही लगे होंगे। 80-90 तुक्के अगर मारेगा तो कुछ तो 2-4 तो फिट बैठेंगे ही। तो उसने अपना सही आकलन नहीं किया। उसके नंबर जो 100 है वो भी खोखलेपन में है, सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है। तो इसलिए मॉक टेस्ट को बड़ा सीरियसली लेना है। अरे तुम तो दुनिया के बहुत नमूने हो रियली में ना। गुरुजी ऑनलाइन नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और मैं पहले जाके कम्युनिटी में चैनल पर मैसेज पढ़िए, ठीक है। आप लोग रियली में वायरस वाली हरकतें करते हो और हो भी वायरस ही। नहीं, मैंने सुबह ही यूट्यूब पे अनाउंस कर दिया था ये बात, आप लोगों को बाद में बताया। लेकिन ये नमूने हैं भाई। 71 के बाद में वीडियो नहीं मिल रहा, घर का एड्रेस दे दो मैं आ जाऊंगा। मैं आके वीडियो तुम्हें ढूंढ के भी दे दूंगा। आज हमारी 102 नंबर की क्लास है जी। जबकि वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर के साथ में अपलोड है। एक दो बच्चा और लिख रहा था कि सर मुझे 72 से 78 तक नहीं वीडियो मिल रही। मैं बोला ठीक है भाई, हम ढूंढ के देंगे, तुम इतने उदास क्यों हो, हमारा जन्म इसलिए हुआ। चलो जी, पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन सेम टाइम पे रहेगा जी। अब ऑनलाइन में कहाँ रहेगा, ऑनलाइन में रहेगा वही विक्रांत बैच में। जो विक्रांत बैच है एप्लीकेशन पर, वही रहेगा पेपर। और रात्रि 7:30-8 से शुरू करेंगे प्रोग्राम, और ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। साथ के साथ में तुम्हारे चेक भी हो जाएंगे, कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। हम लोग तो देंगे ही बना के, लेकिन साथ के साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या क्या करके आए क्या क्या नहीं। ठीक है बार राकेश, पढ़ेगा आज से? अरे वाह, हाँ लेकिन अब पेपर के लिए पढ़ो। हाँ भाई सुमित जी, शुरू करें प्रोग्राम। कुछ रह गया था क्या हमारा डीसी मशीन का? क्या रह गया था? लॉसेस? भाई मैं डीसी मशीन की बात कर रहा अंकल जी, मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ। कुछ बचा था क्या? क्या क्या करेक्टर करा तो दी थी यार। है नशे में हो गया? साथ के साथ में करा रखे जनरेटर की भी और मोटर की भी, दोनों करा रखे दोस्त। किताब खोलते नहीं ना घर जाके, दिक्कत है ये देख जनरेटर की बनवा रखी बकायदा है, देखो क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल रजिस्टर लिखा रखा है, सबकी बनवा रखी। दिखाओ नोट दिखाओ, कुछ था एक दो चीजें थी हमारे। स्टार्टर भी हो गया, रिवर्सल स्पीड, स्पीड कंट्रोल। अरे क्या रह गया इसमें यार? लॉसेस मैंने कराए तो थे, कहाँ कराए फिर? नहीं नहीं, ये हॉपकिंसन कल परसों ही तो करा रहा था मैं, किसे कराए थे रिवीजन में?
भाई वीडियो को शेयर वेयर भी कर दिया करो। देखो एक मजेदार बात बताओ तुम्हें। देखो जब चैट ऑन रखते हैं ना तब ज्यादा बच्चे लाइव देखते हैं। जैसे चैट बंद होती है ना 20 लोग 30 लोग कम हो जाते हैं। तो ये 20-30 लोग वो होते हैं जो वायरस है रियली में। हाँ, जो इन्हें बाकी को भी नहीं पढ़ने देते। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना रियली में, वो तो चाहते हैं कि चैट बंद होकर ही पढ़ाई हो। और जो 20-30 होते हैं ना, भटकती चंचलता, उड़ी उड़ी कभी यहाँ कभी यहाँ, मधुमक्खी की तरह इधर उधर वो बेचारे ऐसे तो वो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। कोई मोहन के यहाँ, कोई सोहन के यहाँ, कोई छोटू के यहाँ, कोई चचा के, कोई ताऊ के, कोई ऐसे ही। फिर हमें भी थोड़ा बहुत देखने आ ही जाते हैं कि सर आज देखो डांस कैसा कर रहे हैं सर, है ना। शायद लॉसेस रह गया था। हाँ वैसे रिवीजन में करा दिया था मैंने ये। चलो फिर बच्चों ये लिख लो, मैग्नेटिक लॉसेस। मैग्नेटिक लॉसेस ये कुछ और नहीं है, ये आयरन लॉस ही है। ठीक है भाई बच्चों, आयरन लॉस, कोर लॉस। अच्छा, मैग्नेटिक लॉसेस क्यों कहते हैं इसे? अरे चुंबकत्व के कारण होता है ना ये। तो एक है वही एडी करंट लॉस के एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर, और वॉल्यूम यूनिट हो गई जी वॉट। यही होता है दोस्त। तो बेटा हम ये लिखते हैं कि एडी करंट लॉस को इसे कम करने के लिए लेमिनेशन यूज करते हैं। ये भाई लेमिनेशन मोटी है पतली? पतली। 0.35 mm से ठीक है। दूसरा हमारा होता है बेटा हाइस्टेसिस लॉस। ये दो हमारे आते हैं मैग्नेटिक लॉसेस। इसे कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो अब तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा स्पेशल मोटर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जिक्र कर ही रहा था ना, रिवीजन में भी कराए तो थे मैंने, अभी रिवीजन में भी। देखो जो मैग्नेटिक या आयरन लॉसेस में है, आयरन लॉसेस फुल लोड लॉसेस के लगभग 20% होते हैं। कितने होते हैं जी? 20%। लगभग फुल लोड जो लॉसेस है उसका 20% हिस्सेदारी है आयरन लॉसेस का। फिर आते हैं जी कॉपर लॉस। प्यारे बच्चों जो कॉपर लॉसेस है आपको पता ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं, आई स्क्वायर आर है जी। तो हमारे पास कॉपर लॉसेस फिर अलग अलग बहुत तरह के हैं। जैसे हम लोग ये बात करेंगे आर्मेचर कॉपर लॉस। तो बेटा आर्मेचर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर ए। देखो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है।
आर्मेचर कॉपर लॉस 30% होता है जी फुल लोड लॉसेस के। यानी अगर 100 वॉट लॉसेस है तो 20 तो ये चला जाएगा और 30 ही हो जाएगा, 50 तो यही दो हो गए। आगे बढ़ो। बी सीरीज फील्ड हानिया, तो ये है बाबू IA² RSE, इकाई तो वही है ना वाट। दूसरा है शंट फील्ड तो ISH² RSH। ठीक है भाई बच्चों, देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है, ये दोनों मिलकर एक साथ हो जाते हैं लगभग 20% ऑफ फुल लोड लॉस। ठीक है भाई बच्चों, ये दोनों मिलकर कितने हैं 20%। अब 70 तो यही हो गए और बाकी में फिर चुटपुट में सब है। फिर डी है इंटरपोल वाइंडिंग कॉपर लॉस। इंटरपोल में करंट बोलो IA² RI। ई है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कॉपर लॉस। कितना हो गया बच्चों IA² RC। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, यदि इन दोनों को मिलाते हैं तो लगभग ये मानो 12 से 15% तक बेटा ये दोनों हो जाते हैं। अब इसे रट्टा नहीं मार सकते, इन दोनों को मिलाकर लगभग 10-12% का वेटेज रहता है टोटल लॉसेस में बेटा। ये तो हो गया कॉपर वाली कहानी। देखो जी, एक हमारा होता है ब्रश ड्रॉप हानिया। जो ब्रश ड्रॉप हानि है, कई बार तो इसे कंसिडर कर लिया है कि कांस्टेंट ही मान लो जी, है जी? कई बार इसे छोड़ ही दिया हमने कैलकुलेशन में। ये कुछ और नहीं है। देखो दोस्त ये बताओ ब्रश में ड्रॉप कितनी थी, ब्रश ड्रॉप BB मान लिया ना हमने, और ब्रश पर करंट कौन सा था IA, तो ब्रश ड्रॉप ये हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक लॉसेस। भाई यांत्रिक हानियां भी तो रहती है, तो यांत्रिक हानियों में जो जो आती है ये रहती है घर्षण यानी फ्रिक्शन और वाइंडेज। ठीक है भाई, इसके ऐसे कोई सूत्र नहीं है भाई, मशीन घूमेगी तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। एक हम लिखते हैं दोस्त स्ट्रे लॉसेस। देखो स्ट्रे लॉसेस का मतलब ये है कुछ ऐसे भी तो लॉस थे जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण थे। आर्मेचर रिएक्शन के कारण याद करो फ्लक्स डेंसिटी का एक तरफ बढ़ जाना, फ्लक्स डेंसिटी का एक तरफ बढ़ जाना, इसके कारण होता था आयरन लॉस ज्यादा। तो वो सब चीजें हमारी इसी में है। तो जनरली जब हम स्ट्रे लॉसेस लिखेंगे तो आप ये लिखिए कि देखो ये सम कर लेंगे स्ट्रे लॉसेस को। एक तो करेंगे हम आयरन लॉस, भाई नो लोड से जब फुल लोड की तरफ दोस्त जाएंगे तो
आर्मेचर रिएक्शन के कारण आयरन लॉस बढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लैगिंग पोल टिप पर डेंसिटी ज्यादा हो रही थी। लिखाया है दोस्त, लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव था और लैगिंग पोल टिप पर मैग्नेटाइज प्रभाव था। तो बीएम का मान बढ़ने का तात्पर्य है अगर बीएम बढ़ा तो भाई ये भी बढ़ेगा, तो थोड़ा आयरन लॉस तो बढ़ेगा। फिर जब आप नो लोड से फुल लोड पर जाएंगे तो मैकेनिकल लॉसेस पहले की तुलना में तो थोड़ा ज्यादा होंगे। तो दोस्त स्ट्रे लॉसेस में आयरन लॉस प्लस में मैकेनिकल लॉस, स्ट्रे लॉसेस में आ गए आयरन लॉस प्लस में मैकेनिकल लॉस। ठीक है, अब देखो हमने एक काम कर लिया भाई बच्चों, यहां भी देखो यार आर्मेचर करंट है ना, ये भी आर्मेचर करंट है, ये भी आर्मेचर करंट है और ये भी आर्मेचर करंट है। तो हमने दो चीजें देखी यहां से कि खुद ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम कांस्टेंट लॉसेस कहें, कांस्टेंट लॉस का मतलब है जो नो लोड से फुल लोड पर लगभग एक समान बना रहे, ज्यादा चेंजेस ना हो। ये बदलता है क्या? लगभग एक जैसा है। शंट फील्ड वाइंडिंग की हानियां लगभग एक जैसी, क्योंकि शंट फील्ड में तो करंट लगभग कांस्टेंट रहता है। हमने अब इससे लॉसेस को भी इवन हमने क्या कर लिया कि हमने दो चीजें देखी। हमने कहा यहां से कि आर्मेचर कुल प्रतिरोध, आर्मेचर कुल प्रतिरोध RAT ले लिया। ठीक है भाई बच्चों, और हमने कहा देखो सर ये सम है RA प्लस में RSE प्लस में RI प्लस में RC, है ना। तो ये हमारा आर्मेचर का कुल प्रतिरोध हो गया भाई। और एक हमने मान लिया दोस्त यहां कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉसेस में हमने उन सभी लॉसेस को इंक्लूड किया जिनका मान नो लोड से फुल लोड पर बेटा बदल रहा है, वो सॉरी फिक्स रहे। तो हमारे इसमें कौन कौन सी आ गई, बोलो जी। लोह हानियां आ गई, बेटा शंट फील्ड ताम्र हानि भी आ गई, ये है भाई शंट फील्ड में ताम्र हानि, प्लस आपने ये जो यांत्रिक हानियां हैं वो भी कर दिया। जो भी अन्य छोटे मोटे मिक्स चीजें थी हमने सबको बेटा कांस्टेंट लॉसेस में ले लिया। ठीक है भाई बच्चों, लिखते रहो लिखते रहो। दस बजे आज हमारे ALP और टेक्नीशियन के कोर्स की लॉन्चिंग है, तो वो करेंगे और उसके जस्ट बाद हमारा फिर एक सेशन शुरू हो जाएगा। आज हम लोग ये जो मशीन का है स्पेशल पर्पज मोटर ये सब को खत्म कर लेंगे, है मेजरमेंट आज मशीन करेंगे खत्म, स्पेशल पर्पज मोटर भी है ना। हो गया जी। चले भाई बच्चों आगे देखो जी। अब जो हमारे पास में आर्मेचर ताम्र हानि जो कुल आई टोटल,
तो हमने कहा आर्मेचर ताम्र हानि। बेटा आई ए स्क्वायर दोस्त और आर ए टी। अब यही तो आ गई टोटल रेजिस्टेंस। देखो ना लास्ट पेज पे लिखा है टोटल आर्मेचर का जो प्रतिरोध था, जिसमें आर्मेचर करंट गया है वो आर ए टी लिख लिया हमने, और कांस्टेंट हमने पीसी ले लिया। अच्छा ये तो वेरिएबल होगा, ये तो नहीं बदलेगा ना। चलिए जी फिर ऐसा करते हैं, हम लोग दक्षता देखते हैं। दक्षता कितना परसेंटेज आप ये भी सर ऐसे पूछ सकते हैं क्या? मतलब कौन सा कितना परसेंट? हाँ तभी तो लिखवाया है ये, तभी तो जोड़ दिया है। तो दक्षता आप ये लिखते हो दोस्त कि आउटपुट शक्ति अपॉन में इनपुट शक्ति, और बेटा फिर आप ये भी लिख सकते हो आउटपुट शक्ति बटे में नहीं तो प्लस लॉसेस, जो कुल लॉसेस है ये। देखो जी अगर हम जनरेटर के लिए देखें बेटा तो ये इजी है, ये दोस्त आ रहे हैं और ये टर्मिनल पे वो वी है, क्यों है बच्चों, यही तो है आई। अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये आई है ये आई है, चाहे आप संट ले लें या कंपाउंड ले लें, ये तो सभी के लिए पढ़ रहे हैं ना हम तो ये। तो वे टर्मिनल पे पावर तो ये है, अगर हम इधर संट ले लेते हैं या ये सच हो जाता, लेकिन फिर भी देखो आई ए लगभग आई के तो बराबर ही होता है, आई एस एस तो बहुत कम होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर। चलो यहाँ आउटपुट पावर कितनी होगी दोस्त, वी आई, वेरी गुड, यहाँ वी आई आई ए स्क्वायर आर ए टी कॉन्स्टेंट लॉस पी सी। ठीक है भाई, हमें ये दक्षता मिल गई। हमने कहा देखिए जी लगभग अगर देखें तो आई ए टर्मिनल करंट के बराबर होता है, लोड करंट के बराबर है जी। तो हमने यही काम ये कर दिया जी, देखो वी आई अपॉन वी आई प्लस में आई स्क्वायर आर ए टी प्लस में पी सी। भाई आई के लगभग बराबर ही होता है प्यारे बच्चों। अगर ऊपर नीचे हम आई से डिवाइड कर लें तो v अपॉन वी प्लस में आई आर ए टी प्लस में पी सी बटे आई, अंश व हर में आई से भाग देने पर ये आ जाएगा। इसमें बेटा ये कहलाता है डिनोमिनेटर यानी कि हर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। ये अधिकतम दक्षता तभी मिल सकती है जब ये मिनिमम हो। तो हम लिखते हैं कि अधिकतम
दक्षता के लिए हर न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम दक्षता के लिए जो हर है वो न्यूनतम होना चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, डी बराबर में, ये हमने मैक्सिमम पावर में भी सिखाया था तुम्हें, आई आर ए टी प्लस में पी सी बाई आई। इसे दोस्त हमें न्यूनतम दिखाने के लिए अवकलन करना पड़ता है लोड करंट के सापेक्ष में। अच्छा जी, तो आई के सापेक्ष में इसका 0, इसका हो गया आर ए टी। अब तुम्हें थोड़ा सा देखो गणितीय बताओ, अगर हमें बेटा डी बाई डी एक्स अवकलन करना होता है एक्स के एन का, तो एन नीचे आ जाएगा और एक पावर को कम कर लेते हैं। ठीक है भाई बच्चों, आई ऊपर गया, यहां देखो पीसी तो वही आई का ही तो होगा, आई का ऊपर जाके माइनस के 1 हो गया। अब माइनस आपने कहा पावर को नीचे लिखिए, तो पावर यहां लिख लिया आपने -1, और एक पावर को कम करना, तो माइनस पी सी आई ए -2, ये मिला माइनस पी सी आई -2, और बराबर करना है 0 के। ये किसी का भी मैक्सिमम मिनिमा का तरीका होता है चेक करने का। वेरिएबल क्या था? लोड करंट, इसके सापेक्ष में। अब तुम लोगों को ये छोड़ के डायरेक्ट लिखा दिया अपना रिजल्ट, तो रिजल्ट भी याद रखना है दोस्त। अधिकतम के लिए हमेशा अगर नीचे वाले से हम कम से भाग देंगे तो रिजल्ट हमें ज्यादा मिलेगा। तो कम को हमने यहां से देखा जी, जब 0 कर दिया तो आर ए टी बराबर में पी सी आई -2 है। अगर ये आई की -2 इधर से इधर जाएगा तो ये सीधे हो जाता है आई स्क्वायर आर ए टी बराबर में पी सी। इसका मतलब होता है कि अधिकतम दक्षता तब मिलेगी जब, ये मत लिख देना आयरन बराबर में कॉपर, ये नहीं है। अब ये कॉपर, ये बहुत सारे का सम है, वेरिएबल, ये कॉपर नहीं है, ये आई ए का स्क्वायर नहीं है, आई स्क्वायर है। आप लिखोगे कि कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट जो हानियां हैं वो किसके बराबर है जी? वेरिएबल, वेरिएबल हानियों के बराबर है। कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर, क्योंकि पीसी का मतलब आयरन थोड़ा ना है, हमने तो मैकेनिकल सबको जोड़ के कांस्टेंट लिखा है। तो याद रखना कांस्टेंट बराबर में वेरिएबल हानियां। अच्छा, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्या, जब कांस्टेंट लॉस ऐसे लॉस के बराबर हो जो लोड धारा के वर्ग के समानुपाती है, तब मशीन अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगी। देखना, पढ़ना इसे। हमने ये लिखा है कि जब कांस्टेंट लॉस का मतलब है पीसी, ऐसे लॉस के बराबर हो, ऐसा लॉस मतलब आई स्क्वायर, ऐसे लॉस के बराबर हो जो लोड धारा के वर्ग के, यही तो है लोड धारा के वर्ग के समानुपाती, यही वाला तो है, लोड धारा के वर्ग के समानुपाती है, तब मशीन अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगी।
तो इसे हम कई बार अगर इसने थ्योरी के रूप में दे दिया तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है बेटा ये स्टेटमेंट। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कहाँ? हाँ, नाम नहीं बताते से अपने आप दिमाग लाओ। पिछले पेज पे देखना क्या है, पीसी को पढ़ लो से। यहाँ पिछले पेज पे क्या लिखा है तुमने? नहीं नहीं, वो तो ट्रांसफॉर्मर में था, ट्रांसफॉर्मर अलग एजप्शन था, ये अलग ये अलग मशीन है। हो गया भाई, जल्दी जल्दी लिख लो, बस खत्म हो जाएगा एडीसी मशीन हो। फिर नेक्स्ट वाले सेशन में स्पेशल मशीन को निपटा लेंगे, 10:30 11 से शुरू कर लेंगे उसे भी। तेवतिया लेट क्यों आता है आजकल? 5 बजे क्लास हो तब भी नींद आती है, 8 बजे क्लास तब भी नींद आ रही है। हम्म? चलो जी देखो, दोनों मशीन में पावर फ्लो देखिए बेटा किस तरीके से होती है। देखो जनरेटर में भी और मोटर में, दोनों में है। यहां से अगर जनरेटर हो तो बेटा यांत्रिक इनपुट है। अब अलग अलग स्टेज है, पहले है जो माइनस है, यांत्रिक हानि। ठीक है भाई, पहले ये माइनस करेंगे, फिर माइनस है लोहो हानि, वही अपना कोर लॉस।
अगर स्ट्रे में कुछ ले रहे हो, नहीं नहीं समझे नहीं, स्ट्रे का मतलब ये वाले वो नहीं, स्ट्रे का मतलब वो है कि जब नो लोड से फुल लोड हम जाएंगे तो स्ट्रे में जो हमने आयरन प्लस मैकेनिकल किया है ना, ये वाले नहीं थे। आप शायद पॉइंट को गलत समझ बैठे, ये वाले वो थे कि आपको याद रखना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण जब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी थी तो थोड़ा कुछ आयरन लॉस बढ़ेगा, तो वो वाला है ये आयरन लॉस, आर्मेचर रिएक्शन वाला जो आयरन लॉस बढ़ा ना, जो 2 4 10 वॉट, ये है। प्लस जब नो लोड से फुल लोड पर जाएगी तो थोड़ा मैकेनिकल लॉस भी बढ़ेगा। तो नो लोड से फुल लोड में जो आयरन प्लस मैकेनिकल में बढ़ोतरी हुई है, इन्हें जोड़ा जाता है यहाँ। ये दोनों अगर जुड़ते हैं तो फिर यहाँ क्यों लिखते हैं इन्हें? इसके बाद में हमें मिल जाता है जी पावर डेवलप। कौन सी पावर डेवलप दोस्त? आर्मेचर ईजी आई। अब इसके बाद में देखो क्या क्या हमने माइनस करना है। आई ए स्क्वायर आर ए, आई ए स्क्वायर आर सी, आई ए स्क्वायर आर आई, आई ए स्क्वायर आर एस ई माइनस वी बी डी और आई ए। कुल मिलाकर ये सब बीमारी माइनस यहाँ होगी भाई, इसके बाद ही तो करंट फ्लो करेगा ना। और दोस्त यहाँ आ जाएगा आउटपुट पावर। अच्छा बेटा, आउटपुट पावर कौन सी है? वी और आई, यही तो है। तो ये तो हमें मिला, ये देखो जनरेटर के लिए। देखो भाई बच्चों, जब हमने ये देखा कि ये तो हमारा मैकेनिकल इनपुट है, जरा सोचकर देखो, यदि हम मैकेनिकल या यांत्रिक इनपुट लिखें तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई टोटली आउटपुट में यदि हम इन सबको जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा? तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई आउटपुट शक्ति प्लस में लॉसेस, यानी कि हानियां। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलती है ये है दोस्त हमारी डीसी जनरेटर के लिए। ये मिली है बेटा डीसी जनरेटर के लिए। तो जब हम दक्षता लिखते हैं जनरेटर के लिए तो ये आती है दोस्त वी आई, या चलो यही लिख दो, आउटपुट शक्ति बटे में आउटपुट प्लस लॉसेस, प्लस में लॉसेस। ये तो हमें मिल गया जी जनरेटर के लिए। ठीक है भाई, और यार सारे ही है, सारे लॉसेस ही है ये कॉपर वाले हो गए, ये जो कांस्टेंट माने ये हो गए, सारे ही है ये। चलो भाई अब लिखते हैं हम लोग मोटर। ये है डीसी मोटर के लिए।
यहाँ क्या हो जाएगा, ई बी आई ए। यहां से क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, विद्युत इनपुट शक्ति। भाई मोटर में पहले विद्युत शक्ति जोड़ेंगे तो बेटा वी और आई, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट हमें मिलता है मैकेनिकल के फॉर्म में। तो ये क्या मिला हमें, यांत्रिक आउटपुट। ये क्या मिल गया जी हमें, यांत्रिक आउटपुट। भाई ये बताओ बच्चों जरा, अगर हम ये यांत्रिक आउटपुट देखें तो क्या इसे हम ये लिख सकते हैं यांत्रिक आउटपुट को कि इनपुट शक्ति माइनस के लॉसेस, क्योंकि ये चीज हमें आसानी से पता रहती है, इलेक्ट्रिकल वैसे है वी आई करके वैसे भी ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम मोटर में लिखे ये सूत्र दक्षता का, तो आउटपुट हम इनपुट माइनस लॉसेस लिख लें, इनपुट माइनस लॉसेस और बटे में इनपुट शक्ति। ये हो जाता है दोस्त मोटर के लिए।
अपने आप ही लगाओ, भेजता हूं, मैं आता हूं। लिख लिया भाई। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग। देखो टेस्टिंग हम जो कर रहे हैं ये वेरिएबल लॉस को पता करने के लिए नहीं कर रहे। वेरिएबल लॉस आप पता कर ही नहीं सकते। वेरिएबल लॉस तो आप जिसे, ये मशीन है जिस भी लोड पर चलाएंगे जितना करंट होगा उस समय उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो वेरिएबल लॉस तो बदलता रहेगा, जैसे जैसे आप इसमें लोड बदलोगे वेरिएबल लॉस बदलता रहेगा। तो वेरिएबल लॉस हम पता भी नहीं करते। जो कांस्टेंट लॉसेस रहते हैं हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं मशीन में। तो हमारे टेस्टिंग का उद्देश्य है कांस्टेंट लॉस को पता करना। तो नेक्स्ट लिखिए डीसी मशीन की टेस्टिंग। डीसी मशीन टेस्टिंग। तो इसमें लिखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य कांस्टेंट लॉसेस को ज्ञात करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कांस्टेंट लॉसेस को ज्ञात करना है। इसका मुख्य उद्देश्य कांस्टेंट लॉसेस को ज्ञात करना है। तो पहला होता है इसमें एक स्विनबर्न टेस्ट। ठीक है भाई बच्चों, देखो जो स्विनबर्न टेस्ट है इसे हम कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। इसे हम जब टेस्टिंग करते हैं तो मशीन को सदैव मोटर के रूप में ही चलाकर टेस्टिंग करते हैं। जनरेटर के रूप में चला के इसलिए नहीं कर सकते, फिर तुम्हें टरबाइन बनाना पड़ेगा, टरबाइन चलानी पड़ेगी। तो एक समान मशीन है उसे आप जनरेटर और मोटर दोनों प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो कांस्टेंट लॉसेस आपके समान रहेंगे। तो स्विनबर्न टेस्ट में इसमें देखिए क्या करते हैं। इसमें मशीन को नो लोड पर चलाते हैं। ठीक है जी, नो लोड पर, नो लोड पर जो भी शक्ति इनपुट होता है वह कुल हानियों के बराबर होता है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें मशीन को नो लोड पर चलाते हैं। दूसरा है नो लोड पर जो भी शक्ति इनपुट होता है वह कुल हानियों के बराबर होता है। भाई नो लोड पर ही तो है बच्चों, ये याद रखिए। इसे कभी भी श्रेणी मोटर के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि श्रेणी मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं बेटा? नो लोड पर ये बहुत ही उच्च गति से चलता है। लिख लो यार ये भी, क्योंकि नो लोड पर
यह बहुत उच्च गति से चलता है। ठीक है भाई बच्चों, देखो जी, इसमें कम शक्ति जब हम टेस्टिंग करते हैं तो भाई नो लोड पर चलाएंगे तो कम पावर से काम चल जाएगा। इसमें कम शक्ति इनपुट की आवश्यकता होती है। अगर बेटा मैं थोड़ा सा तुम्हें गहराई में लेकर चलो, हमने तो ये भी पढ़ा है कि आयरन लॉस यानी कि जो कांस्टेंट लॉस है वो हमारे नो लोड से फुल लोड पर थोड़े से तो बढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट लॉसेस में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को नहीं लिया जाता। तो ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा हमें, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो लोड पर होगा, इसमें तो लोड है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को नहीं इंक्लूड करेंगे। दूसरा लिखेंगे बेटा आप, हॉपकिंसन टेस्ट, इसी को रीजनरेटिव टेस्ट, इसी को बैक टू बैक टेस्ट, इसी को हीट रन अप टेस्ट। ठीक है बेटा, ये बच्चों इसी के नाम, रीजनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, हीट रन अप टेस्ट, ये इसी बीमारी के नाम है। तो हमेशा याद रखिए हॉपकिंसन टेस्ट हम लिखते हैं इसे फुल लोड पर कराया जाता है। क्या लिखेंगे भाई बच्चों, इसे फुल लोड पर कराया जाता है। ठीक है जी, किस पर परफॉर्म करवाएंगे, फुल लोड। तो ज्यादा बढ़िया हो गया ना, फुल लोड पर जब हम करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। दिक्कत क्या है देखो, इसमें दो समान मशीन यूज होती है, इसीलिए महंगा भी पड़ेगा ना, इसीलिए महंगा होता है। इसमें दो समान मशीन यूज होती है, इसलिए यह पड़ता है महंगा। फायदा भी है, इसमें बहुत कम, श्रीनबन से भी कम, इसमें बहुत कम शक्ति की आवश्यकता, वेरी लो पावर इनपुट। देखो जी, इसमें दो मशीन है बच्चों जिन्हें हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करेंगे।
देखो भाई याद रखना कि जनरेटर के रूप में जो मशीन चलेगी उसका फ्लक्स मोटर के रूप में जो चलेगी उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये जनरेटर की तरह काम करेगा। तो दो समान मशीन है दोस्त, जिन्हें हमने इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जोड़ा है। जरा सोचो, अगर इन दोनों मशीन में कोई लॉस नहीं होता तो दोस्त ये अनंत समय तक चलती रहती है एक बार स्टार्ट करके। लेकिन फिर भी हमने कहा कि जैसे हम ये पानी के टैंक का एग्जांपल लेते हैं बार बार भाई, तो 1 ग्राम पर सेकंड का व्यय है या 1 ml। अगर हम यहां से 1 ml वही पर सेकंड दे दें तो स्थिर बनी रहेगी। तो हमने कहा कि काम करते हैं कि लॉसेस के बराबर इसमें इनपुट दे देते हैं। भाई जितने भी लॉसेस होते रहे उतना इसमें इनपुट डालते रहे तो अनंत समय तक चलती रहेगी। तो देखो, हमने कहा कि कुल इनपुट जो सप्लाई से बेटा कुल इनपुट आया है वी आई, बेटा क्या ये दोनों मशीन के कांस्टेंट लॉस पीसी है प्लस, भाई क्योंकि फुल लोड पर चल रही है, प्लस में दोनों मशीन के कॉपर लॉसेस लिख देते हैं, दोनों मशीन के। अगर हम बेटा यहां से पीसी निकालें, ये दोनों मशीन के कांस्टेंट लॉस है, अगर पीसी निकालोगे तो वी आई माइनस कॉपर लॉस कर दे दोस्त। यार हमें दोनों मशीन के कांस्टेंट लॉस मिल गए। यदि आपको ये कहा जाए, दिमाग में रखिएगा, आपसे इतना मुश्किल नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, हॉपकिंसन टेस्ट में कुल कांस्टेंट लॉस 500 वाट है, तो प्रत्येक मशीन डीसी मशीन या सॉरी डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के कांस्टेंट लॉस कितने होंगे? 250 होंगे। भाई टोटल अगर 500 है, टोटल 500 है, तो देखो PC/2 जनरेटर के हैं और PC/2 मोटर के हैं। तो अगर कुल 500 होंगे तो 250 इसके 250 इसके। इसमें हमें बहुत कम शक्ति व्यय की जरूरत होती है, लेकिन महंगा पड़ता है दोस्त। क्यों महंगा? क्योंकि दो आइडेंटिकली मशीन इस्तेमाल की जाती है। बढ़िया चीज ये है कि इसमें जो कांस्टेंट लॉस हमें मिल रहे हैं ना, वो कांस्टेंट लॉस हमें बहुत एक्यूरेट मिल रहे हैं। इसमें आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव नहीं था, इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्योंकि लोड पर चलाया है तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण जो कांस्टेंट लॉस थे वो भी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है, दोनों में देखा जाए तो ये बेस्ट। बता तो दिया इनके अलग अलग नाम जी। 11,500 फिर तो मतलब पहली बात तो हमने आयरन लॉस की बात नहीं की, हमने कांस्टेंट लॉस की बात की है। हाँ सर 500 हाँ, तो सर कैसे कुछ करेगा? अरे बताया तो कि हॉपकिंसन टेस्ट में टोटल कांस्टेंट लॉस 500 वाट है, तो जनरेटर के कितने होंगे? 250। मोटर क्या कितना होगा? 250, क्योंकि दो समान मशीन जुड़ी है। ऐसे भी आ सकता है कि हॉपकिंसन टेस्ट में कितनी मशीन होती है? 2। ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है कि हॉपकिंसन टेस्ट के संबंध में गलत क्या है। पहला एक देगा कि हॉपकिंसन टेस्ट को हीट रन अप टेस्ट भी कहते हैं, सही हो गया। हॉपकिंसन टेस्ट में दो समान मशीन को इलेक्ट्रिकली व मैकेनिकली कनेक्ट करते हैं। तीसरा, हॉपकिंसन टेस्ट में दो असमान मशीन को इलेक्ट्रिकली व मैकेनिकल जोड़ते हैं। तो असमान थोड़ा ना जोड़ेंगे, समान मशीन को। फिर डी ये लिख सकता है कि हॉपकिंसन टेस्ट का यूज कांस्टेंट लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो भी सही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट के जवाब आप तभी दे सकते हो जब आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है दोस्त? चलें आगे बढ़ें। और
ये लिखिए जरा, प्लगिंग लिख, सॉरी ब्रेकिंग लिख लो, 2-3 मिनट का काम है, इसे भी लिख लो, ब्रेकिंग। ये लड़को याद है तुम्हें, मैंने ये इसमें स्टार्टर ये बताया था ना कि 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या डिसएडवांटेज है। हाँ जी, आप बताना जरा, ये लड़का बताएगा दोस्त। हाँ बताना, 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या एडवांटेज है? तो प्लीज क्लास में नहीं आएंगे अगर ये करेंगे, घर बैठो, याद नहीं आ रहा है यार, कल ही तो रिवीजन में भी बताया, इससे पहले भी बनवा के बताया भाई, याद नहीं है तो फिर ये नौकरी की कितनी परसेंटेज उम्मीद लेकर चल रहे कि इस एग्जाम को फोड़ दोगे? अगर तुम्हें रात को मैं 150 सवाल का पेपर आउट कर दूं तो तुम तो तब भी पास नहीं हो। अरे कल ही तो बताया था यार, 2 बार पिछले 3 दिन में 2 बार ये चीज मैं बता चुका, और दोनों बार बना के बताया, ऐसे नहीं लिखाया, और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। कितने परसेंटेज चांस है कि एग्जाम को पास कर लो? क्या सोच क्या है क्लास में बताओ? हमसे ये गलती होगी दोस्त की बच्चों ने इस बैच को बहुत गलत तरीके से लिया है, इस बैच को बच्चों ने गलत तरीके से लिया, आए और बैठ गए, हम भी फ्री नहीं थे कि 2-4 सवाल पूछें, गलत तरीके से ले लिया इसे, मतलब हमारी उम्मीदों के बहुत अगेंस्ट है। मतलब ऑनलाइन में भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये 100-200 जो क्लास लगाई है, अभी 102 क्लास का मतलब है हम 270 प्लस घंटे हम स्टडी कर चुके हैं अब तक। और आपको याद नहीं है, 2 बार पढ़ा चुके हैं हम। हाँ जी भाई साहब, आप नहीं नहीं लास्ट में हो। हाँ हाँ। हम्म। मन नहीं लग रहा ना पढ़ाई में? अरे घंटा लग रहा मन, फिर तुम मेरा मूड खराब करोगे यार। क्या मन लग रहा है जब ये नहीं पता तुम्हें, 2 दिन पहले चीज पढ़ाई गई है, जब तुम्हें ये नहीं पता चल रहा? क्या मन लग रहा है फिर? हमने गलती कर दी, आप जैसे सो तो हमें डबल फीस लेके बिठाना चाहिए था, कम से कम जो पढ़ने वाले हैं उनका ही थोड़ा सहयोग कर लेते हैं। इस बैच की वैल्यू पता है दोस्त? नहीं पता? आपके लिए सिर्फ क्या है कि घर वालों को बोला, मुझे तो ये उम्मीद है घर वालों से भी तुमने पैसे लिए होंगे कि हम जा रहे ट्यूशन पढ़ने, वहां भी फीस देंगे, घर वालों को भी ये बोल के लिए तुमने। इस बैच की वैल्यू नहीं पता, हम बताते हैं इस बैच की वैल्यू क्या है। ये बैच हमने स्टार्ट किया था इसलिए कि जो रियली में टैलेंटेड लोग हैं और जो रियली में सिलेक्शन डिजर्व करते हैं उनके लिए मेहनत की जाए। ये फ्री नहीं है, आप लोगों के लिए फ्री है, मौज मस्ती का अड्डा है, हमारे लिए फ्री नहीं है। एक टेस्ट पेपर करवाने का खर्चा पता है कितना आता है? कभी जोड़ा है ये? एक टेस्ट पेपर कराने का खर्चा आता है 2,500 से 3,000 रुपया, एक पेपर कराने का, ये जितने प्रिंट आउट निकलते हैं। इसके बनाने में भी सैलरी जाती होगी, जाती है ना? अच्छा जी। इसके बाद एक बंदा सिर्फ चेक करता है स्कॉर्पियो को, उनका भी कुछ ना कुछ जाता होगा। अगर मैं 30 फुल लेंथ पेपर कराता हूं, ठीक है जी, तो एक तो ये था, आपसे कोई रुपया लिया? आपको नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा हूं जो पढ़ता नहीं है, तो कम से कम कुछ तो शर्म लिहाज कर ले, ये किताब उठा के पढ़ लूं कम से कम। इस बैच को हमने निःशुल्क रखे,
जैसे यूट्यूब पे भी हमने निःशुल्क रखा, आप लोगों को भी हमने ये प्रयास किया कि बच्चा पढ़ ले यार ना, अपना आगे निकलेगा, बढ़िया नाम रोशन करेगा। तुम घंटा नाम रोशन कर रहे, मेरा मूड खराब होता है तुम लोगों की शक्ल देख के, मैं बताऊं, जो जवाब नहीं देते। रियली बता रहा हूं मैं, इरिटेट करते हो तुम लोग। मैं खुश होता, ठीक है मैंने उल्टा सीधा चीजें लिखा रखी, छोड़ो ना, अपना पैसा तो अंदर हो गया, छोड़ो अपना, पैसा तो अंदर हो गया कम से कम 20-30 लाख रुपए। अरे आदमी कहीं से तो खुश होता फिर, अब वो मेरे नेचर में है नहीं। अब क्या करूं, इसके लिए मेरे यार दोस्त भी मजाक बनाते हैं, मेरे कई बार घर वाले भी बोल देते हैं। अब क्या करूं, जब जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, वो हमारी खुद की कमी है। लेकिन इस चीज का आप लोग नाजायज फायदा उठा रहे हो, और रियली मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो कल इस चीज की कीमत पता चलेगी। अभी जो आपका चल रहा है नहीं, अपना छोड़ो, अपना नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, इस चीज की वैल्यू पता चलेगी, आज नहीं तो कल पता चलेगी दोस्त। अब भी समय है, पढ़ लो, वैसे समय अब है नहीं, अब समय निकल चुका, क्योंकि अब तो खत्म हो गया, 2-4 दिन के बाद फुल लेंथ पेपर पर आ जाएंगे, अब समय निकल चुका। तो अब मैं यही सलाह दूंगा कि अब समय के साथ लड़ाई मत करो, अब समय को तुम बीट नहीं कर सकते दोस्त। अपने गांव देहात जाओ, अपनी खेती बाड़ी देखो, दिहाड़ी बिहाड़ी करो, मजदूरी करो, जो करना है करो, अब समय निकल चुका। अब तुम यहां से लौट के इस एग्जाम को नहीं टारगेट कर सकते। एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी नोटिस दे देगा कि 14-15 दिसंबर को एग्जाम कराएगा। हम इस 20 तारीख को पढ़ाते हुए 2 महीने हो जाएंगे, 60 दिन, और 60 दिन में हमने अपना टारगेट पूरा किया है दोस्त। बल्कि तो बीच में हमारे इन बच्चों का रिवीजन का आ गया, हमने हमने साथ के साथ तुम्हारा रिवीजन निपटा लिया, हमने साथ के साथ रिवीजन निपटा लिया, तो हम तो एक कदम आगे चल रहे अपने 20 तारीख से, वही हमने हमारी प्लान में था, 21 से अपना फुल लेंथ पेपर है हमारे। तो यहां से अगर कोई एक्सपेक्टेशन ये कर रहा है कि 2 दिन पहले पढ़ाई गई चीजें और वो आंसर नहीं कर रहा है, तो फिर इस एग्जाम को तो रियली में बताओ ईमानदारी से, वो पास नहीं कर रहा है, चाहे वो डिमोटिवेट हो या वो उदास हो, चाहे जाके रोए धोए, क्योंकि यार इन लोगों को तुम बीट थोड़ा ना कर दोगे। जिन लोगों ने पढ़ी ये चीजें, इससे पूछो फटाक से बताएगा, इससे पूछो बताएगा, इससे पूछूंगा बताएगा, मुझे पता है कौन कितने पानी में है। तो फिर तो ये तो बेचारे पागल, तुम लोगों से ये लोग आगे हैं ना जिन्हें फटाक से पता है ये चीज, पेपर देने तो ये लोग भी जा रहे हैं। अब इनको अगर पीछे हटाना था तो अपनी मेहनत को डबल करना था दोस्त। ये मुस्कुराने की रियली में बात नहीं है, आपकी मुस्कुराहट ये कह रही है कि सर आप पागल हो, आपकी मुस्कुराहट ये बयान कर रही है सर तुम तो पागल हो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आपकी मुस्कुराहट ये बयान कर रही है। आप इन लोगों को, आपको कंपटीशन किन से था भाई, जिन्होंने 4-4 बार चीजें रिवाइज भी कर ली। मैं रियली बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे रहे जो बाद में आए लेकिन अपनी मेहनत से बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, जो 2 ही महीने पहले आए, 1.5 महीने पहले, लेकिन अपनी मेहनत से उम्मीद से ज्यादा अच्छे चल रहे। कुछ ऐसे हैं जिनसे उम्मीद लगाना ही हम पाप करना है, गुनाह है, ऐसी हरकतें ना करो। खैर अब टाइम ओवर है, अब वो है कि अब तो जो धुरंधर है, जो पढ़ेंगे रिवाइज जिन्होंने कर रखा है, वो इस रेस में आ गए, उन्हें पीछे हटा भी नहीं सकते। चलो भाई ये भी लिख लो, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, क्यों क्या करे, बेचारा अध्यापक बनाए भगवान ने इसलिए, बाद में गालियां तो हमें ही खानी है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, छोटू किस लिए करते थे 3 पॉइंट स्टार्टर में, क्या प्रॉब्लम थी? कौन सी तारीख को आए थे? देख इस वाली, 1 महीना हो गया। आप कब आए थे बेटा?
शुरुआत में, वो 1 महीना पहले ही आया है। आप शुरुआत से हो, वो 1 महीना पहले। मुझे पता है ना कि चेहरे से पता चल जाता है कि ये जवाब देगा नहीं देगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है भाई, इसमें लिख लो। ये पता नहीं मुझे पढ़ाते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। ये बेस्ट ब्रेकिंग की कैटेगरी में लिखेंगे, और इसमें डीसी मोटर को जनरेटर के जैसे चलाते हैं। ठीक है भाई, और क्या है, यही ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अच्छा, एक चीज और है, इसे कभी भी आप प्लेन डीसी सीरीज मोटर पर नहीं लगा सकते। इसे कभी भी प्लेन डीसी श्रेणी मोटर में नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोटर में यूज नहीं करते हैं। चलो भाई, एक होती है बेटा हमारी प्लग इन। इसमें हम सप्लाई के टर्मिनल को बदलते हैं बस, है ना। इसमें सप्लाई टर्मिनल को बदलकर आर्मेचर पर बहुत उच्च बैक ईएमएफ, बेटा कितनी, V प्लस EB हो जाती है। ठीक है भाई बच्चों, V प्लस EB हो जाती है। जिसके कारण ज्यादा ब्रेकिंग आघूर्ण आता है, वह मोटर रुक जाती है। हाँ भाई बच्चों, ये बताओ, प्लगिंग में देखो ये तो बेस्ट थी क्योंकि एनर्जी सेविंग बढ़िया है, और इसमें ये सबसे ज्यादा आघूर्ण लगता है। ठीक है भाई बच्चों, ठीक रहती है डायनामिक। तो इसमें लिखो सबसे ज्यादा शक्ति वह होता है। इसमें आर्मेचर को सप्लाई से हटाकर एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। इसमें आर्मेचर को सप्लाई से हटाकर एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। देखो बेटा, इसमें भी मोटर, बोलो, जनरेटर की तरह चलता है। इसमें मोटर जनरेटर की तरह चलता है। इसमें ये लिखो, इसमें सबसे अधिक शक्ति व्यय होती है। सबसे अधिक
शक्ति वह होती है, बस ये लिख। तो ये होगी बेटा हमारा डीसी मशीन फिनिश। अच्छा ये दो चीजें हैं देखो, एक मुझे स्पेशल मशीन करवानी है, छोटा सा एक चैप्टर है वायरिंग का, और जब हमारी ये निमट जाएगा ना वायरिंग और बाइंडिंग करा दूंगा आपको इल्यूमिनेशन। जब ये निमट जाएगा मुझे याद दिलाना, मुझे एक लेक्चर लगभग 2 आवर का है फिजिक्स का लेना है आप लोगों का, क्योंकि आपके IIT के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स का भी एक चैप्टर है जिसमें वेलोसिटी यानी वेग मोमेंटम ये छोटी छोटी चीजें दे रखी ना, तो वो भी लिख लेंगे, 1-2 सवाल आएगा तो कर लेना, उसे भी चांस तो कम है लेकिन काहे का रिस्क लेना। ठीक है भाई। चलो तो नेक्स्ट वाली क्लास को अपडेट कर लेंगे तो हम लोग स्पेशल पर्पज मोटर करना है इसमें। मैं अभी मेरा एक सेशन है तो थोड़ी सी हम तैयारी कर लें, कोर्स लॉन्चिंग का एक सेशन है तीनों का अपनी अपनी। देखो इसे हम लोग ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है जी। इसे हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां हम लोगों को मोटर को बार बार रिवर्स करना पड़ता हो, जैसे लिफ्ट में इसमें ना, तो बार बार हमें रिवर्स करना हो जाता, इसका हम लोग इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती हुए है। स्कूटर में मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, वो तो मैकेनिकल ब्रेकिंग है, इन गाड़ियों में सब में मैकेनिकल ब्रेकिंग है। मैकेनिकल ब्रेकिंग है तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, मैकेनिकल ब्रेकिंग तो वो है आप शू वगैरह अपना लग जाएंगे। चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।